हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। सो स्टूडेंट्स, अभी रिसेंट में एक न्यूज़ चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक डिबेट छिड़ गई है पूरे देश के अंदर। हुआ क्या है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बिल रखा था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और मेजोरिटी होने के कारण ये बिल उन्होंने, जो उनकी कैबिनेट थी, उन्होंने इसको अप्रूव भी कर दिया। तो ये सबसे पहला अपना राज्य बन चुका है इंडिया का जिसने ऐसा एक मूव, मतलब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको एडॉप्ट किया है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर गोवा पहला था, तो अपन ये कहेंगे कि सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद में ये एक पहला राज्य है, और आजादी से पहले जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो गोवा में पहले से ही मौजूद है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये है मिस्टर पुष्कर सिंह धामी। बड़ा ही कंट्रोवर्शियल ये बिल है। ठीक है, अभी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जाएगा, तो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है कि ये सही है कि नहीं है, ये पूरा देखा जाएगा। उससे पहले हम लोग भी अपना एक एनालिसिस करते हैं, बिकॉज हमारे हायर एजुकेशन जो टॉपिक है उसके लिए रिलेवेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे वो सेट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या फिर बाद में कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस, ये जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन है, ये हर जगह आपके काम आने वाले हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हुआ क्या है, पूरा इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या थी, एक लंबी प्रक्रिया थी। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, ये कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया थी। ये जो आपके सामने लेडी दिख रही हैं, ये है रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जस्टिस है, जज है, जिन्होंने यूजीसी, ये जो यूसीसी जो कमेटी है, इसको इनिशिएट किया था प्रोसेस को 27 मई 2022 को। ठीक है, इन्होंने अपना जो ड्राफ्ट है वो 2 फरवरी को सबमिट किया था। ओके, और ये जो बिल है ये टेबल्ड किया गया। अभी रिसेंट की ही न्यूज है, ये अभी चल रही है। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह को फॉलो करते हैं, मैगजीन्स को, न्यूज को, इनको फॉलो करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे बड़ा ही हॉट टॉपिक है, अभी चल रहा है। इन्होंने अपना जो ये ड्राफ्ट था इसको सबमिट किया 2 फरवरी को, और उसके बाद में ये जो बिल था इसके अंदर इंक्लूड किया गया। यूसीसी के अंदर इनकी जो ड्राफ्ट कमेटी, जो ड्राफ्ट था, इनको इंक्लूड किया गया। कैबिनेट में, असेंबली में इसको टेबल किया गया और इसको अप्रूव कर दिया गया। ठीक है, इसको 4 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये ऐसी, इस तरह की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये आजादी के बाद में पहली बार हो रही है, यूसीसी वाली, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, डोंट वरी, इसको पूरा पढ़ेंगे हम लोग। बिल के अंदर है क्या, ये यूसीसी जो बिल है इसके अंदर क्या है, इसमें यह है कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, इस तरह से जो चाइल्ड मैरिजेस होती थी इनके ऊपर कंप्लीट बैन लग चुका है अब। दूसरा ये है, इंट्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म डिवोर्स प्रोसेस। देखो हुआ क्या, अब आप बोलोगे सर चाइल्ड मैरिज तो वैसे भी बैन है। देखो क्रिश्चियन, जैन, सिख्स वगैरह में, इनमें, और हिंदूज के अंदर तो ऑलरेडी बैन है, पर मुस्लिम्स में जो 18 साल से नीचे की जो बच्चियां होती हैं, शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग 15 जो ईयर्स है उसके 15 साल से जो बड़ी लड़कियां, उनकी शादी हो सकती है। तो अब क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान, सारे धर्मों को छोड़ दिया गया है, सिटीजन्स को ध्यान में रख के किया गया है। तो अब क्या हो गया, वो मुस्लिम जो लॉ था, शरीयत वाला पर्सनल जो लॉ है, वो पूरी तरह से वॉइड हो चुका है। ठीक है, इस बिल के आने के बाद में अब मुस्लिम्स के अंदर भी जो 15 साल के ऊपर था, अब उनका भी 18 साल से ऊपर ही बच्चियों का विवाह हो सकेगा। ठीक है, दूसरा यह कि डिवोर्स प्रोसेस, डिवोर्स की प्रोसेस आपको पता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग अलग है, अपने हिंदूज में अलग डिवोर्स प्रोसेस होती है। तो अब क्या यूनिफॉर्म एक ही तरह की डिवोर्स प्रोसेस होगी, तभी इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। ठीक है, ग्रांट्स इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि इक्वल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं उनको लाया गया है, कि जो जैसे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों का समान हक होगा उनकी पैतृक संपत्तियों के ऊपर, या फिर जो प्रॉपर्टी जो भी उनके पेरेंट्स की होती है। ठीक है, अब ये जो तीनों चीजें हैं ये धर्मों को लेकर नहीं होगा। क्या लिख रखा है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, जैसे किसी भी धर्म से हो, बट ये सब चीजें इक्वली अप्लाई होगी, एक्सक्लूडिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बस एसटीज जो हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है, इसके अलावा
सारे के सारा इंक्लूड है इसके अंदर, ये आपको याद रखना है। फिर बाद में बड़ा ही एक मुद्दा, ज्वलनशील मुद्दा है, ज्वलिंत मुद्दा चल रहा है पूरे देश में, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, अब ये जो बिल है ये लिव इन रिलेशनशिप्स के ऊपर बड़े ही थोड़े से हो सकते हैं, किसी किसी को वियर्ड लगे, अजीब लगे, किसी किसी को सही लगे, तो दोनों तरफ हमको एक पर्सपेक्टिव लेकर चलना है, बायस नहीं होना है। एज ए स्टूडेंट हम लोगों को बायसनेस नहीं रखनी है, पूरा खुले दिमाग से इन सब चीजों को पढ़ना होता है, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों चीजों में होता है। ठीक है, और हमें दोनों का ही जो दोनों पक्ष हैं उनको सुनना है, समझना है। अब ये जो यूसीसी बिल है इसने क्या कर दिया कि उत्तराखंड में जितने भी लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं, मतलब मैरिड नहीं है वो, फिर भी वो साथ रहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, सबसे पहली बात। ठीक है, मतलब आपको अगर साथ रहना है बिना शादी के तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा गवर्नमेंट पोर्टल पे, साथ ही साथ में आपको अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, दूसरा यह है कि अगर आपने रजिस्टर नहीं किया और आप पाए गए कि आप साथ रह रहे हैं तो आपको 3 महीने की जेल भी हो सकती है या फिर 10,000 रुपए का फाइन भी हो सकता है। और अगर आप गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो गवर्नमेंट को, साथ रह रहे हो, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको 10,000 रुपए का फाइन और उससे भी ऊपर की पेनल्टीज लग सकती है। साथ में यह है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई रह रहा है तो उनसे जो बच्चे बॉर्न होते हैं उनको फुल लीगल राइट्स दिए जाएंगे, लेजिटिमेट होगा वो बच्चा। ठीक है, साथ ही साथ में यह किया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप के बाद में क्या होता है, लड़के हैं वो उनको छोड़ देते हैं या फिर किसी कारणवश वो अलग हो जाते हैं, तो जो वुमन होती हैं वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। ये देखो नई चीज है, मेंटेनेंस क्लेम जनरली क्या होता है, शादी के बाद में अगर कोई डिवोर्स वगैरह होता है तब होता है, बट लिव इन रिलेशनशिप के अंदर भी अगर छोड़ दिया जा रहा है वुमन को तो वो एंटाइटल्ड होती है। ये देखो लिखा हुआ है, छोड़ी गई वुमन का वो अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ठीक है, तो ये है लिव इन रिलेशनशिप में। आपको क्या गलत, इसमें क्या प्रॉब्लम लग रही है, अच्छी बातें लग रही है सारी। जो इसके अपोज, जो अगेंस्ट में है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने रजिस्टर नहीं किया और अगर आप साथ रह रहे हो तो गवर्नमेंट एक तरह से हमारे घरों में घुस सकती है, चेक कर सकती है कि कौन साथ रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। तो ये जो अपनी जो फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट्स को भी लोग जोड़ रहे हैं इसके अंदर, कि जो हमारी फ्रीडम ऑफ चॉइस है उसको ये वायलेट कर रही है। ठीक है, ये जो चीजें हैं। साथ ही साथ में इसके विपक्ष में जो है वो लोग ये कहते हैं कि भैया जब एडल्ट हो गए तो वो साथ रहे नहीं रहे, आपको क्या मतलब है, गवर्नमेंट क्यों इस चीज में इंटरफेयर कर रही है। पर्सनल लिबर्टी है, हमारी पर्सनल फ्रीडम है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। और एक और इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज थी कि उत्तराखंड में रहने वालों को तो रजिस्ट्रेशन करना ही है, मतलब ये जो लिव इन रिलेशनशिप वाला जो रूल है ना, ये उत्तराखंड के लिए लोगों के लिए है। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि सपोज करो आप एक उत्तराखंड के निवासी हो, वहां का आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, आप डोमिसाइल हो उत्तराखंड की और आप रह रहे हो राजस्थान के अंदर लिव इन रिलेशनशिप में, तो आपके ऊपर वो लॉज अप्लाई होंगे। इसका एक ये थोड़ा सा अजीब ही है कि उत्तराखंड से बाहर कोई रह रहा है, उत्तराखंड का वासी, उसके ऊपर भी ये सब चीजें अप्लीकेबल हैं। साथ ही साथ में अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर निवास कर रहा है, रह रहा है, और उसके पास उत्तराखंड का सर्टिफिकेट नहीं, उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है, बट वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो वो भी ये जो रूल्स हैं वो भी उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, जो इसके अपोज में है वो कहना है ये बहुत ज्यादा ही अननेसेसरी पर्सनल लाइफ में घुस रहा है ये बिल। देखते हैं आगे जैसे जैसे अनफोल्डिंग होगी, जैसे जैसे इसकी और ज्यादा स्क्रूटिनरी होगी तो वो आपको अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है, अभी तक की तो ये सिचुएशन है। बहुत आर्टिकल्स आएंगे, आपको इनको सबको रीड आउट करना है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, एग्जेम्पशन किसका किया गया है, शेड्यूल ट्राइब्स का एग्जेम्पशन किया गया है। मैंने आपको कहा था कि शेड्यूल ट्राइब्स को बाहर रखा गया है, जो कि 3% है स्टेट की, मतलब जैसे 100 लोग हैं उत्तराखंड में तो 3 लोग शेड्यूल्ड कास्ट में हैं, उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। बट ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उत्तराखंड के, थोरा वगैरह हैं, जो उनकी 5 ट्राइब्स हैं, उन्होंने अपना
डिसप्लेजर शो किया है कि हमको क्यों ये स्पेशल स्टेटस दिया, हमको ये स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए, हमारे लिए भी ये चीज एप्लीकेबल कीजिए, ये कहा गया है। और गवर्नमेंट ने क्या किया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, क्योंकि ये क्या है कि यूनिफॉर्म है, उनके लॉज अलग होते हैं ट्राइबल्स के, इसलिए उनको अलग रखा है एक बार के लिए। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं कि कौन सी जो ट्राइब्स हैं वो उत्तराखंड की इंडिजीनियस ट्राइब है, वहां की लोकल ट्राइब्स हैं। तो ये सारी की सारी जो ट्राइब्स है ना, ये वहां की लोकल ट्राइब्स हैं। भोटिया, थारू, राजी, जौनसारी जो ट्राइब्स हैं, इनके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा, बिकॉज ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। उत्तराखंड की ट्राइब्स हैं, और वहां 5 ट्राइब्स मेजर ट्राइब्स हैं। इसकी जो वीडियो है वो जल्दी आपको इसी चैनल के ऊपर अपलोड हुई दिखेगी। उसके बाद में अपोजिशन जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि इस बिल को अच्छे से स्टडी नहीं किया गया है, इसको पूरा डिबेट के थ्रू इसको स्टडी किया जाए, इसके ऊपर डिबेट हो, इसके ऊपर बातचीत हो। ऐसे यूनिलैटरली डिसीजन गवर्नमेंट नहीं ले सकती है, ठीक है। साथ ही साथ में अब आप बोलोगे सर ये उत्तराखंड के अंदर ही क्यों आया है? उत्तराखंड में इसलिए आया है बिकॉज वहां पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने इलेक्शंस के अंदर प्रॉमिस किया था कि हम जब आएंगे तो यूसीसी लेकर आएंगे, और ये जो है इसकी वजह से क्या है, अब जो और दूसरे स्टेट्स हैं ना वो भी इंस्पायर होंगे। कल ही राजस्थान के एक मिनिस्टर ने कहा है कि जैसे उत्तराखंड में यूसीसी आया है वैसे ही राजस्थान में लेकर आएंगे, असम में लेकर आएंगे और गुजरात में लेकर आएंगे। तो ऑलरेडी क्या है, एक ये पेंडोरा बॉक्स ओपन हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी क्या है, सिर्फ गोवा के अंदर ही कॉमन सिविल लॉ है जो कि इंडिपेंडेंस से पहले ही लागू कर दिया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगीज के द्वारा, ठीक है। और 1961 के अंदर गोवा भारत के अंदर आ गया था। उसके बाद में भी क्या था, सिविल कोड कंटिन्यू रहा। क्यों? क्योंकि वहां की लोकल पॉपुलेशन कह रही थी कि हमको तो ये चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ही चाहिए, कॉमन सिविल लॉ चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये यूसीसी होता क्या है। आप सर बोल रहे हो कि हमें थोड़ा तो आइडिया चल गया, बट एक प्रोफेशनल जो लैंग्वेज होती है वो क्या है, वो ये है कि अभी तक समझ में आ गया, यूनिफॉर्म का मतलब समान कोड सबके लिए। तो कॉमन सेट ऑफ लॉज अप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, यूसीसी, कि एक देश है तो एक ही तरह का लॉ अप्लीकेबल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी जो पर्सनल मैटर्स हो, जैसे कि डिवोर्स, मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस या फिर सक्सेशन, है ना, ये सारी चीजें एक ही देश है, एक ही तरह का रूल सबके लिए अप्लाई होना चाहिए। अभी क्या होता है, अलग अलग जो धार्मिक कम्युनिटीज हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज हैं इंडिया में, उनके अलग अलग सबके लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिजेस एक्ट, इंडियन डिवोर्स एक्ट, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, ठीक है। साथ ही साथ में मुस्लिम पर्सनल लॉज। मुस्लिम पर्सनल लॉज क्या है, ये उनकी जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसके ऊपर है, कोई लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ पुस्तकों के ऊपर चल रहा है ये लॉ, ठीक है। जैसे कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, ओके, या फिर मुस्लिम मैरिजेस एक्ट, ये कुछ एक्ट हैं और कुछ उनकी पुस्तकें, उनके ऊपर ये चल रहा है। अजम्पशंस नहीं, मतलब उनकी जो पुस्तकें ले हैं, धार्मिक पुस्तकें, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको दिख रहा है कितना सारा डिफरेंस और अलग अलग है। सेम ही देश में रह रहे हैं बट सेम अलग अलग रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। डिवोर्स का अलग स्टाइल में है। सेम लड़की मुस्लिम अगर है तो 15 से ऊपर होती उसकी शादी हो जा रही है, हिंदूज हैं तो वो 18 साल से ऊपर की शादी होती है। तो ये गैप क्यों, ठीक है। इन ए वे ये अच्छा भी है, इन ए वे ये तो, अलग भी है, क्योंकि एंक्रोचमेंट करता है ये पर्सनल लाइफ्स के ऊपर। तो ये दोनों इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो तो आगे जब चलेगा और इसकी जो स्क्रूटनी होगी और इसकी जो व्याख्यान होंगे आगे देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। अब बात करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि ये जो यूसीसी है ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये है आर्टिकल 44 के अंदर। क्या है? आर्टिकल 44 जो भारत के संविधान में है, जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो एडवोकेट करती है। डीपीएसपीज होते हैं वो किसी भी स्टेट को मजबूर नहीं कर सकती कि आप इसके ऊपर लॉ बनाओ ही, बट उसमें लिखा हुआ है कि सिविल कोड होना चाहिए पूरे देश में। ये एडवोकेट करता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, डीपीएस इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि मिनर्वा मिल्स केस 1980, डालमिया सीमेंट केस 1996, ये क्या करते हैं कि जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके बीच में एक हार्मनी, एकदम दोनों में बंधुत्व रहना चाहिए, ठीक है, जो कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ये जो लॉ बनाया है ना उत्तराखंड ने, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वैसे वायलेट नहीं करता है, वो बना सकता है, आर्टिकल 44 उसको अधिकार देता है। ठीक है, और उत्तराखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी ये कह रही है कि 44 आर्टिकल 44 हमें इजाजत दे रहा है, इसलिए हमने बना दिया, ये ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, और उत्तराखंड की क्या सिचुएशन है वो हम लोगों ने समझ ली। आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग समझेंगे उत्तराखंड के जो ट्राइबल अपने जो ट्राइब्स हैं उत्तराखंड की, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो यहां से हमको क्या करके जाना है कि इसको एक करंट अफेयर्स भी है, साथ ही साथ में इसमें खूब सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको, जैसे कि ये वाला आर्टिकल है, ये आपको याद रखना है ना, हमारे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में गोवा को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसके द्वारा ये किया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा के अंदर इंडिपेंडेंस से पहले, पुर्तगीज के द्वारा। यहां पर फ्रेंच, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश 4 ऑप्शन आ सकते हैं, राइट। साथ ही साथ में यह पूछा जा सकता है कि गोवा का इंटीग्रेशन इंडिया में कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था, आंसर होगा 1961। ओके, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के अंदर कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन निवास करती है, उसका आंसर होगा 3%। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और ये जो नया बिल आया है कि इसमें कितना फाइन लगेगा, ये पूछा जाता है कि कितने महीने की सजा है, 3, 4, 5, 6, आंसर होगा 3। कितना पैसे की जो है फाइन लग रहा है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, आंसर होगा 10,000। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है आपको खुद से जनरेट करने हैं। आप ऐसे जब करेंगे तो इजीली कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उनको आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह के लेटेस्ट कंटेंट के लिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, एग्जाम रिलेवेंट जो टॉपिक्स होते हैं हम लोग लेकर आते हैं। तो चैनल को जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि आपके क्या विचार है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। आपको क्या लगता है कि ये यूसीसी पूरे देश में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं वेट करूंगा। थैंक यू सो मच।